हेलो एंड वेलकम दोस्तों, चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप आज पढ़ेंगे कि आप लोगों ने और हमने मिलकर फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो विज्ञान का था, मैटर इज़ आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर आपने बुक्स के अकॉर्डिंग हमने रीड करवा दिया था आपको। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो पेज नंबर 4 पर हैं, पेज नंबर 6 पर हैं, पेज नंबर 9 पर हैं, और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको आज यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं आपको। तो आप यहाँ पर देखें, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर किस पर, पेज नंबर 4 पर एक क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। तो आपको इसमें से ये बताना है कि कौन से पदार्थ है। तो आपको ये पता है कि पदार्थ वह है जिसमें क्या या उसमें कोई सी चीज़ की द्रव्यमान घेरती हो, और उसके अलावा उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी पदार्थ कहलाती है, जो कुछ कणों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी पदार्थ हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है, ये स्थान घेरते हैं। ठीक है, इसके चक्कर, और ये हैं जो आपकी जैसे घृणा है ना, और उसके बाद जैसे गंध है, और तुम आपकी जैसे विचार है, ये सब क्या हैं, ये शीत है, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके एक अलग अलग काम। जैसे घृणा है तो ये नफरत करना है, विचार आपके विचार बताना, शीत एक शीत आपका एक वो है, शीत लहर आती है, सर्दी का मौसम है। इत्र सुगंध की है। ठीक है, स्नेह एक प्यार है। तो ये सब आपकी कोई ये पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये कोई कण से मिलकर नहीं बने हुए हैं। ठीक है, जो कण से मिलकर बना होता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है, आपका पदार्थ कहलाता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर का है कि निम्नलिखित प्रक्षेपण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि गर्म खाने के पास आप नहीं जाते हैं और आपको वो उसकी खुशबू महसूस होती है, पर जो ठंडा खाना हो जाता है उसकी खुशबू आपके पास नहीं आती, आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका रीज़न बताना है, इसका कारण बताना है। तो कारण ये है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा ठंडे पानी की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। विसरण मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अणु जो होते हैं ना, वो स्पीड से बढ़ते हैं। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में तेजी से होता है। मतलब कि जो कण होते हैं ना, वो एक दूसरे से मतलब विसरण करते हैं, बहुत तेज तेज चलते हैं। इसके कारण जो गर्म खाना होता है उसकी महक हमें बहुत दूर तक मतलब अपन महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ठीक, और वही ठंडे खाने की जो कण होते हैं उसकी खुशबू आती है, पर इतने दूर तक नहीं आ पाती है कि आप दूर बैठ कर ही उसको महसूस कर सकें कि खाने की खुशबू आ रही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, ऐसे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। मतलब स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होते हैं ना, वो पानी को काटता है, मतलब तैरता है ना, तो उसमें कौन सा पदार्थ का कौन सा गुण रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला, स्विमिंग पूल में गोताखोर काट पाता है, इस पदार्थ में दो गुण प्रक्षेपित होते हैं। सबसे पहला है कि पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो आपने ये पढ़ा था, देखा था किताब में कि कणों के बीच की क्या होती है, दूरी मतलब कि जो कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है, और पदार्थ को कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होते हैं उसको काट पाते हैं। दूसरा है कि जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, कि जल का जो कण होता है ना, उनके बीच में आकर्षण बल कम होगा। अगर उसी की जगह अगर चाशनी होती तो उनके कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है, तो क्या होता कि आप कोई तैर नहीं सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि पदार्थ
के कणों की विशेषताएं लिखना है आपको। तो आपने क्वेश्चन में मतलब वहाँ पर पढ़े थे 4 ऑप्शन पढ़े होंगे, 4 पॉइंट आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से पहला और दूसरा और तीसरा पार्ट पढ़ सकते हैं, नहीं तो आई बटन में भी आपको यहाँ पर उसकी वीडियो दिखा देंगे, तो आई बटन पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। आपने 3 कणों की विशेषताएं देखी। पहला क्या है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, कणों मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिटेल्स में जाके पढ़ सकते हैं और मज़ा आएगा। आप पेज नंबर जो 6 पर आपके क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में यहाँ पर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान या आयतन बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल चौक, रुई और लोहा। मतलब इसमें क्या है कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान, मतलब कोई इकाई आयतन का कोई द्रव्यमान होता है ना, उसे घनत्व कहते हैं। तो घनत्व के कोई बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व लोहे का होता है, क्योंकि कण लोहे के पास पास होते हैं। उसके बाद चौक में होते हैं, सबसे ज़्यादा कण चौक के पास पास होते हैं। उसके बाद शहद, उसके बाद जल और उसके बाद रुई में होते हैं, वो थोड़े दूर दूर। और उसके बाद जो चिमनी का जो धुआं होता है उसमें कण जो होते हैं ना वो और दूर दूर होते हैं। उसके बाद जो वायु आती है, वायु के पास तो और दूर दूर कण होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि घनत्व कम होता है, वायु का सबसे कम होता है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पदार्थ की अवस्थाओं के गुणों के आधार पर अंतर लिखना है। तो आपको पता है कि पदार्थ कितने होते हैं। पदार्थ 3 टाइप के होते हैं, ठोस पदार्थ होता है, द्रव होता है और गैस होता है। तो यहाँ पर गुण दे देते हैं, आपको क्वेश्चन आता है या तो आपको ये बता देंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर दिए रखा है, निम्न पर टिप्पणी दीजिए कि दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, कार्बन, बर्तन की गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। ये आपको इसमें पॉइंट दे देंगे। इसके आकार पर गुण दे दिए, इसके आकार पर आपको इन तीनों में अंतर लिखना होता है। ठीक है, तो पहला गुण देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, आकार। तो निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं होती हैं, किसकी, ठोस की। उसी प्रकार कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो आपको पहला पॉइंट दिया था आकार। तो ठोस का क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है और स्पष्ट सीमा होती है। आपने देखा होगा, जैसे आप किसी लोहे का एग्जाम्पल ले लें तो उसका क्या होता है, आकार निश्चित होता है। और जो चीज़ ठोस होती है, जैसे कि ईंट हो गई आपकी, पत्थर हो गया, उसका आकार निश्चित है। ठीक है, ईंट पत्थर को तो तोड़ भी सकते हैं पर आकार निश्चित होता है उसका। आप उसको, ये नहीं कि आप ईंट को किसी बर्तन में डालें तो उसका आकार ले लेते हैं, ऐसा नहीं ले पाएगा वो। उसके बाद यहाँ होता है द्रव। तो द्रव क्या होता है, द्रव एक एग्जाम्पल लो, तरल पदार्थ को द्रव बोला जाता है, लिक्विड को। ठीक है, उसे आप एक गिलास बर्तन में भर दें या फिर एक जग में भर दें या फिर कोई एक थाल में भर दें, वो उसके आकार का ले लेगा। और उसके बाद आता है आपका गैस का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, अगला आता है आपका सेकंड, आयतन। इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। पर यहाँ कोई निश्चित आयतन नहीं है, यह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी बर्तन का आकार ले लेती है। गैस का आकार क्या होता है, जिस बर्तन में रखी जाएगी उसी बर्तन का आकार ले लेती है। ठीक है, अगला आता है आपका, इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होते हैं। उसके बाद आता है दृढ़ता और तरलता। ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं हैं। दृढ़ होते हैं, तरलता नहीं होती है। 2 पॉइंट पूछे इसने कि तरलता इसमें होती है। ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं तथा ये बह सकते हैं। और ये वह हैं जो फ्लो सकती है। ठीक है, फ्लो सकती है मतलब ये क्या होता है, ये बह सकती है। बह सकती है मतलब गैस को क्या ऐसे बह नहीं सकती, मतलब ये उड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला आपका अगला पॉइंट है 4th नंबर का। यहाँ पर 4th नंबर दे रखा है आपके कणों के बीच का आकर्षण बल के आधार पर। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा अधिकतम बल होता है आपका ठोस में, कणों के बीच का आकर्षण। जब भी तो जो चीज़ है, जो कुछ भी जो ठोस है वो ठोस बनता है। जैसे कि इसमें ठोस, इससे ठोस से कम होता है, इसमें कणों के बीच आकर्षण कम होता है। और इसमें ठोस और द्रव में से इसमें और सबसे कम होता है। ठीक है, दोनों से सबसे कम होता है, जब भी तो वो उड़ पाते हैं। अगर गैस में अगर आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा कणों के बीच, तो गैस किस
टाइप की गैस नहीं, गैस ही नहीं कहलाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कणों की स्थिति। तो कण बहुत पास पास होते हैं, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में बुक में दिखाया था, आपने जिसने पढ़ा होगा उसको ज़्यादा समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको कम समझ में आएगा। कणों की स्थिति में कण बहुत पास पास होते हैं, कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होते, मतलब ठोस से कम होती है मगर उस थोड़े से दूर दूर होती है। कणों के बीच बहुत अधिक अधिक रिक्त स्थान होता है, अर्थात ठोस और द्रव दोनों से इसमें क्या होता है, ज़्यादा स्पेस होता है। उसके बाद आता है संपीड़िता, मतलब इसको कितना आप कंप्रेस कर सकते हैं, कितना सिकुड़ सकते हैं। तो इसका तो नगण्य है, मतलब इसको नहीं सिकुड़ा जा सकता। ये संपीड़ित है, इसे थोड़ा सा सिकुड़ा जा सकता है। ये अत्यधिक संपीड़ित, इसको हाई कंप्रेस किया जा सकता है जितना चाहे। जैसे कि आपने गैस सिलेंडर का देखा होगा, तो ये गैस सिलेंडर इसी का उदाहरण है कि इसमें चाहे जितना आप उसको सिकोड़ सकते हैं, गैस को भर सकते हैं। विसरण आ गया आपका, तो एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता। तो अब विसरण मतलब आप समझ रहे हैं कि दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ को आप क्या करना चाह रहे हैं, विसरित करना चाह रहे हैं कि वो विसरित हो जाए, मगर यहाँ पर ये विसरित नहीं होगा। द्रव में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है, तो द्रव में होता है और गैसों में होता है। उसके बाद आता है गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ हो जाता है, मतलब कि विसरण मतलब एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो जो वायु में जो भी पदार्थ होते हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाते हैं और ठोस में बहुत देरी से मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये आता ही आता है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें भी बता दी गई हैं कि दृढ़ता क्या होती है। तो टिप्पणी लिखना थी, तो गुणों पर टिप्पणी की दृढ़ता क्या होती है आपकी, वह पदार्थ मतलब पदार्थ का वह गुण जो बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते क्योंकि इनमें जो कणों के बीच आकर्षण बल दूर दूर होता है। उसके बाद आता है संपीड़िता, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बहाव दबाव के कारण ये कम समीप आ सकते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड़िता कहते हैं। संपीड़िता मतलब क्या होता है कि पदार्थ के कण अगर पास पास आ जाएंगे तो इनमें क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाता है फिर ये। उसके बाद आता है इनमें गैप होता है पदार्थ के कणों के बीच। द्रव तथा गैस संपीड़ित होते हैं, गैस सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है, गैस को सबसे ज़्यादा अपन सिकोड़ सकते हैं। ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है, ठोस को बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण का कारण अत्यधिक आयतन गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर से संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक, एक मतलब कम है, उसमें पता है कि 10 किलो गैस भर सकते हैं उसमें, तो उसमें 14 किलो गैस भी भर दी जाती है। तरलता क्या आता है आपका कि पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा। अब आती है तरलता की बात, बर्तन की गैस का भरना की बात कर लेते हैं। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गति एवं गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतराण्विक बल के कारण होता है। मतलब जो बलों, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कणों के अंदर जो अंतराण्विक बल होता है खुद के अंदर, वो क्या कर लेता है, उसको सिकोड़ लेता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर बर्तन में गैस भरी हो जाती है। उसके बाद आता है आकार, तो आकार शेप क्या होता है, ठोस पदार्थ में अत्यधिक अंतराण्विक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, और चिपके हुए होते हैं तो इनका ये क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। जबकि द्रव और गैस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनसे में उन्हें रखा जाता है, अतः ये आकार निश्चित नहीं होता। मतलब आप पानी को एक बर्तन में भरो, फिर किसी गिलास में भर दो, किसी जग में भर दो, तो सबका अलग अलग साइज़ ले लेते हैं। गतिज ऊर्जा किसकी कितनी तेज होती है, पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, पदार्थ के कणों की गति के कारण उनमें कोई जो ऊर्जा जाए, पदार्थ के कोई गति करें, चलें फिरें और उनमें गति आ जाए तो उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। गैसों के सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है गैसों में, क्योंकि यह तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम
तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ठोस में कैसी होगी, ज़्यादा, और द्रव में और गैस में कैसी होती है, कम आता है। फिर आता है आपका घनत्व। ठीक है, डेंसिटी, पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो घनत्व का यहाँ पर फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया हुआ है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और एक और बात दे रखी है यहाँ पर कि ठोस अधिकतम होता है, मतलब ठोस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, घनत्व, उसके बाद द्रव होता है, द्रव का घनत्व होता है, फिर सबसे न्यूनतम होता है किसका, गैस का। तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। तो यहाँ पर और क्वेश्चन भी है एक और कि कारण बताइए। अब अगर आपको कारण बताना है तो पहला क्वेश्चन है, आप मतलब 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन में से आपको तीनों में से फर्स्ट देना है। तो पहला देखिए, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया, तो बताना है इसका। तो गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकते हैं, मतलब विसरण कर सकी है, तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। तो इस टाइप का ये आंसर हो गया पहला। दूसरा आता है आपका बी नंबर का कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो कारण बताना है आपको, दबाव डालती है क्या, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है, इस कारण ये कण आपस में बर्तन की दीवार से टकराते हैं। पर बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, समझ में आया, जो दीवार में जो गैस के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला कारण बताना है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है कि नहीं कहलाती है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि ये एक दृढ़ वस्तु है, इसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते, ना ही बहते हैं। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि ये लकड़ी का एक मेज ठोस पदार्थ का है। 4th नंबर का है आपका क्वेश्चन कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। मतलब आप सोचें कि आप पानी को में हाथ डालते हैं तो नीचे हाथ पहुंच जाएगा, और लकड़ी में अगर मारेंगे तो लकड़ी की आपको लग जाएगी। तो आपको कराटे चैंपियन होना पड़ेगा कि आपका हाथ लकड़ी में घले और लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाएं। अगला क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दे देते हैं कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है तथा कणों के बीच के आकर्षण बल बहुत कम होता है, नगण्य होता है, इसलिए हम बल के से उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़ों के कण बिल्कुल पास पास बंधे हुए होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि कराटे दक्ष लोग करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे, इनके कारण भी समझ में यहाँ पर आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पर 4th नंबर का, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाएं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आपने ये देखा था कि जो ठोस पदार्थों की अपेक्षा जो द्रव होता है, द्रव का घनत्व क्या होता है, कम होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठोस का, फिर घनत्व द्रव का कम होता है और गैस का और कम होता है। तो आपको ये एग्जाम्पल देना है, यहाँ पर आंसर देना है। तो बर्फ़ पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल में भी कम हो जाता है, अतः बर्फ़ के टुकड़े जल में तैरने लगते हैं। समझ में आया। अगला आता है अब पेज नंबर जो 9 है ना NCERT की बुक में, उसमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया है कि आपका जो तापमान है उसको सेल्सियस में बदलना है। तो निम्नलिखित का तापमान का सेल्सियस में बदलना है। तो आपने ये तो क्वेश्चन पढ़ा ही था कि जो तापमान होता है उसको जो जल का तापमान होता है वो कितना होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 300 K
300 केल्विन और 573 केल्विन को किस में बदलना है, सेल्सियस में यहाँ पर बदलना है। तो आपने लिख दिया यहाँ पर केल्विन 300 के, और यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, टी कैल्शियम और टी सेल्सियस। ठीक है, मतलब ये बदल रहा है। तो प्लस कितने से कर देंगे इसको, 200, यहाँ पर कितने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 2733। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, 300 के बराबर 273। तो सेल्सियम तापमान कितना हो गया, 300 में से कितने घटा देंगे, 300 में से आप 273 घटा देंगे तो 27 सेल्सियस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक और 573 केल्विन का। तो 573 केल्विन का भी ऐसे ही टाइप से करेंगे कि 273 को 573 में से घटा देंगे तो 300 सेल्सियस में आ जाएगा। मतलब कि 273 में से जो भी मान है केल्विन का, ठीक है, 273 में से घटा देंगे आप केल्विन का मान, तो आपका सेल्सियस में मान आ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। मतलब जल की जो भौतिक अवस्था है वो इन सेल्सियस के तापमान पर क्या होगी। तो हम ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो अपने पढ़ा था, तथा 250 मतलब 250 सेल्सियस जो कोई क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है। अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था में भाप में बदल जाएगा। कि पानी उसका क्या है, तापमान क्वथनांक है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले नहीं बदलेगा, और 250 हो जाएगा तो और स्पीड से वो क्या होगा, गैस में बदल जाएगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो बी क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस द्रवीय गैस, द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों है। ठीक है, 100 पे क्या होता है ना, तो मतलब वो द्रव भी कहलाता है और गैस भी कहलाता है, अवस्था दोनों है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बदलने लगता है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि 3rd नंबर, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। मतलब किसी भी पदार्थ की अवस्था अगर परिवर्तित होती है तो उसके दौरान जो तापमान होता है वो स्थिर क्यों रहता है। तो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त की जाती है। मतलब कि जो पदार्थ में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है उसके पास, पदार्थ के पास, अगर पदार्थ को गर्म किया जाएगा तापमान पर तो वो क्या होगा, वो बीच का जो आकर्षण बल है वो तोड़ने में प्रयुक्त की जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा, गलन ऊष्मा भी, या फिर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। तो आपने पढ़ा ही था इसको, तो आप बहुत नॉर्मल से भी कर सकते हैं। अगला है आपका यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। मतलब आपको ये बताना है कि वायुमंडल में जो गैसें हैं ना, उनको द्रव में किस टाइप से आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर, क्या बढ़ा दो, दाब बढ़ा दो और तापमान घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। विधि क्या है, देखो विधि पूछी थी तो विधि बताओ कि एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम से कम करने के पदार्थ के कणों समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। आपने ये क्वेश्चन को वहाँ पर देखा था, किताब में हमने अच्छे से समझाया था कि अगर यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, एक जो सिलेंडर है यहाँ पर आपका पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर जो क्या है, गैस के कण है, और गैस के कण को आप ये पिस्टन से यहाँ पर दबाओगे ना तो ये पिस्टन ऊपर है तो कम दबेंगे, पिस्टन आपका देखो नीचे आया तो ये गैस के कण कहाँ आ गए, नीचे आ गए, और जो पिस्टन है ना वो नीचे आ गया तो ये कहाँ पे आ गए, द्रव में बदल गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से आप बदल सकते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर जो कि प्रश्न संख्या 11 पर है, प्रश्न संख्या 11 पर है। उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अत्यधिक जो ठंडे क्यों कर देता है। मतलब कि गर्मियों के दिन में जो कूलर होता है वो ठंडा क्यों कर देता है। तो ये आपका नॉर्मली जीवन के क्वेश्चन हैं, इनको आपको सभी को पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप स्टूडेंट हो तभी पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आता है उसके बाद
कि गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है। ये आपने पढ़ा था कि जो गर्मियों के दिन होते हैं उसमें आर्द्रता क्या हो जाती है, कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। ठीक है, कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान कर देती है। तो मतलब जो आर्द्रता होती है वो कम हो जाती है और जो वाष्पीकरण की स्पीड हो जाती है वो बढ़ जाती है। तो गर्म चीज़ को मतलब जो ठंडी चीज़ होती है वो उसको वाष्पीकृत कर लेता है, और जो कूलर के अंदर की जो हवा आती है ना वो हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। इसी का एक एग्जांपल और है यहाँ पर, ये और क्वेश्चन पूछेंगे नॉर्मली कि गर्मियों में ठंडे मतलब जो घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है। तो यही रीज़न फिर से लगा देंगे। घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता है। मतलब इतने बड़े छिद्र नहीं होते, माइनरी छिद्र होते हैं। ठीक है, पानी क्या होता है, रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इस तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है। किससे, जल से और घड़े से ऊष्मा क्या हो रही, अवशोषित हो रही तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके घड़े का जल का ठंडा पानी रहता है। तो आपने ये देखा होगा कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझाया था कि मटके का जो पानी होता है ना, मटके के आसपास जो पानी रिस के मटके के जो गीलापन बनाए रखता है ऊपर, उसी से क्या होता है वहाँ पर आपका वाष्पीकरण होता है। और वहाँ पर क्या होता है, जल मतलब जो घड़ा होता है ना, घड़ा एवं जल में जो क्या होता है, जो ऊष्मा अवशोषित होती है ना, वो ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, जो वाष्पीकरण हो रहा था उससे ऊष्मा क्या हो गई, अवशोषित हो गई। तो वो जो बार बार पानी उससे मिलेगा, पानी से टच होगा और बार बार अवशोषित होगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका पानी आपका ठंडा रहेगा। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल यहाँ पर है कि एसीटोन और पेट्रोल। आपने एसीटोन तो नहीं देखा होगा पर पेट्रोल या इत्र ज़रूर देखा होगा। आप कभी आपका वो क्वेश्चन है इसमें कि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। ठीक है, तो एसीटोन और पेट्रोल और इत्र इनमें एक ऐसी क्वालिटी होती है कि इनमें क्या होता है कि जैसे इनको बाहरी वातावरण से ये क्रिया करते हैं ना, तो इनका क्या होता है कि एकदम ये ठंडे हो जाते हैं, ठंडी की महसूस करवा देते हैं। तो एसीटोन और पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। मतलब हमारी जो हथेली है ना, हथेली के आसपास क्या है, हवा है, वायु है, वातावरण है, तो उससे क्या कर लेंगे, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। और आसपास वाले क्या होते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है, ठंडक महसूस हो जाती है। वो क्या होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं। अपन को लगता है कि वो ठंडक दे रहा है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता प्राप्त होती है, मतलब शीतलता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो इसका भी एक सिंपल रीज़न है कि वहाँ पर कण, इसी का जो एसीटोन वाला है ना, वही रीज़न यहाँ पर लग जाएगा। तो आप देखिए कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतना जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी सकते हैं। तो मतलब जो प्लेट में रखोगे आप तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, उसकी जगह ज़्यादा है तो उसमें हवा ज़्यादा लगेगी और जो हवा है ना वो ज़्यादा क्रिया कर पाएगी, वाष्पीकरण ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। और अगर कप में होगी तो जगह कम है, ऊपर का वाष्पीकरण होगा, अंदर वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो दूध है, चाय है, वो बहुत देर में आपका ठंडी होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो हमें गर्मियों में सूती टाइप के थोड़े से वस्त्र पहनने चाहिए, ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो पसीने को अवशोषित कर सकें और हमें अपने शरीर पर हल्के हों। तो गर्मियों में हमें हल्के वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिससे पसीना अवशोषित हो जाता है और वाष्पीकरण तेजी से
वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया से हमारी त्वचा में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। जिस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। मतलब कि अगर आप पतले कपड़े पहनोगे तो ऊष्मा आपका शरीर से, मतलब जो कपड़े जो गीले हो जाते हैं और पसीना निकलता है, उससे वाष्पीकरण होता रहता है और जिस वजह से आपका शरीर ठंडा रहता है। यहाँ पर अगला, अब ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए किताब के। अब जो किताब के यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, उनके बारे में यहाँ पर आपको चर्चा कर लेते हैं। तो ये वही का वही क्वेश्चन हो गया, इसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केल्विन में जो भी लिखी हुई है ना घात, उसको आपको 273 से घटा देना है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये भी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 273 में, अब आपको देखना सेल्सियस में अगर आप बदल रहे हो तापमान को केल्विन से, तो आप क्या करोगे, केल्विन से घटा दोगे। मगर अगर केल्विन से में अगर तापमान को केल्विन में बदलना है तो 273 को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4-6 क्वेश्चन और हैं, उनको और यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखना है, आपको कारण बताना है। तो आपका कारण है कि नेफ्थलीन, पहला क्वेश्चन है आपका कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। दूसरी है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। तो ये इत्र वाला क्वेश्चन है ना, जो गर्म खाने वाला जो क्वेश्चन था, हूबहू उसी जैसा है। तो पहले वाले पे बात कर लेते हैं कि नेफ्थलीन को रखा रहने पर यह कुछ समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, मतलब गायब हो जाती है। तो नेफ्थलीन एक वाष्पीकृत ठोस पदार्थ है। ठीक है। उस पर क्या होता है, वाष्पीकृत होता रहता है वो, जो ठोस पदार्थ से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहा जाता है। तो आपको ये पता है कि ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अतः कुछ समय बाद ये ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है। अगला है इत्र एवं वाष्पीकृत द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इसकी जो गंध होती है ना, बहुत दूर बैठे हुए हमारे आसपास तक पहुंच जाती है। इसी का एग्जाम्पल है ना जो इत्र वाले, इसका ये एग्जाम्पल आपने किताब पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, अगरबत्ती की बात हुई थी वहाँ पर। अगरबत्ती एक कोने में लगा दें आपके स्कूल के कोई कोने में या घर के कोने में, तो दूसरे घर के कमरे में भी आपको उसकी महक, खुशबू मतलब आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अगला यहाँ पर कि निम्नलिखित पदार्थों के कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है, जौन सा आकर्षण ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण चीनी में होता है। आपने चीनी के जैसे कि आपने जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनाई हो, या फिर आपने जलेबी की चाशनी बनाई हो, या फिर आपने कोई भी जो सघनता वाला जो चीज़ें होती हैं वो बनाई हो, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल चीनी में होता है। उसके बाद जल में होता है और ऑक्सीजन में तो बहुत कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन किस में जाता है, ऑक्सीजन गैस में जाता है। अगर ऑक्सीजन गैस में आकर्षण बल क्या होगा, अणुओं में, कणों में दूर दूर होता है, जब भी तो वो हवा बन पाती है। कारण क्या है अब इसका, तो ऑक्सीजन एक गैस है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में, गैसों में अधिक तथा ठोस चीनी के कणों में सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो आप इसको कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमानों को जल की भौतिक अवस्था क्या है, मतलब इसकी भौतिक अवस्था बताना है। कि 25 सेल्सियस, मतलब 25 सेल्सियस जल द्रव अवस्था में होता है, मतलब अवस्थाएं बताना है। 0 डिग्री पर क्या हुआ, 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस अवस्था तथा द्रव्य अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों 0 होते हैं। ठीक है। हिमांक और मतलब हिमांक मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जमाने का, और यहाँ पर होता है गलनांक, गलाने का पॉइंट कितना, 0। जब आपका 0 0 दोनों हो जाएंगे तो आप 0 पे क्या होता है, जमा भी देता है और 0 पर
मतलब कम भी कर देता है। उसके बाद आता है आपका 100 सेल्सियस, 100 सेल्सियस पर द्रवीय अवस्था उबलना या गैसीय अवस्था में वाष्पन दोनों संभव है। मतलब ये उबल भी सकता है या फिर गैस में क्या हो सकता है, वाष्पीकृत भी हो सकता है, क्योंकि जल का क्वथनांक तथा जो भी वाष्पीकरण वो 100 नंबर पर ही, मतलब 100 सेल्सियस पर ही परिवर्तित होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि पुष्टि हेतु कारण दें। पुष्टि करना है आपको कि जल कमरे के ताप पर द्रव है, मतलब जो जल है ना, जल कमरे के ताप पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि जल है ना जो कमरे के ताप पर द्रव है, मतलब कमरे का कोई ताप है और वो जल जल रखा हुआ है, तो वो जल क्या कहलाएगा। तो जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री तथा क्वथनांक 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री होता है, 0 पर जम जाएगा जल और 100 डिग्री पर पिघल जाएगा। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है, इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता। आयतन निश्चित होगा कि 1 किलो है तो 1 किलो ही रहेगा, आकार निश्चित मतलब कि पानी का कोई आकार हो सकता है, किसी गिलास में भर दो, किसी जग में भर दो, किसी भी भर सकते। इसलिए इसको जल मतलब इसलिए जल को बर्तन में रखा जाता है, उसी का आकार ले लेता है। अब आता है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। तो लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका आकार, मतलब कि जो गलनांक है ना, कमरे के ताप में बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है तथा इसे दृढ़ होता है, बस बहता नहीं है। ये क्या नहीं होता है, द्रव नहीं होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो यहाँ पर बता देंगे, आपने देख लिया होगा कि जो भी बर्फ़ होता है या फिर ठंडक महसूस होती है तो तापमान क्या हो जाता है, उसका वाष्पीकरण तो हो जाता है आसपास की जगह का। तो आंसर देख लेते हैं कि 273 केल्विन या 0 डिग्री पर बर्फ़ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा ले लेती है जो पहले उसकी अवस्था परिवर्तन में लाता है, फिर इसके तापमान में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलने या संलग्न की ऊष्मा संलग्न की गुप्त ऊष्मा 3.434 मल्टीप्लाई 105 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.34 गुणा 105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि आसपास की जो भी गैस होती है उसको, जैसे कि अपन ने अभी एसीटोन और एथेरो और पेट्रोल का जो एग्जाम्पल पढ़ा था ना, सेम उसी का ही जैसा ही आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है आपका कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है। मतलब उबल रहा है कोई जल या फिर कोई भाप से जलने की तीव्रता, भाप से कोई जल गया उसकी तीव्रता कितनी अधिक होती है। तो भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। भाप से आप जैसे आप की मम्मी अगर रोटी बना रही होती हैं, अगर रोटी से जल गए या फिर दूध से आप जल गए, दूध से नहीं, जैसे दूध की आपने प्लेट हटाई, दूध जिसमें बर्तन में आप कर रहे हो गर्म, आपने जैसे दूध को बर्तन से हटाई प्लेट, आपका अंगूठे में भाप लगी और आपका अंगूठे में जो दर्द होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसमें भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि इसमें 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात बाष्प के कणों से उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, कर लेती है। इससे क्या होगा आपका, इससे आप भाप से ज़्यादा जल जाते हैं और गर्म से कम जलते हैं। तो यहाँ पर आपका एक चित्र और दिया हुआ है, इस चित्र को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या देख रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है ठोस, ये द्रव और ये गैस। तो ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी, और दूसरा है कि ऊष्मा में कमी और दाब में वृद्धि। तो आपको पता है कि ऊष्मा, अगर आप ठोस से ऊष्मा दोगे तो ये द्रव में बदल जाएगा, और ऊष्मा दोगे तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। अगर आप ऊष्मा में क्या करोगे, कमी करोगे, ऊष्मा में आप कमी करोगे तो द्रव बन जाता है, और
और ऊष्मा में और कमी करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ठोस बन जाता है। उसके बाद आप धीरा मतलब आप डायरेक्ट ठोस से आप सीधा क्या बना दो, जैसे ई है सीधा गैस में बन जाता है तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और अगर गैस से सीधा ठोस बन गया तो ये भी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये पूरी क्रिया आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ये आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये संलग्न कहलाएगा, बी बाष्पीकरण, सी सघन कहलाता है, जम जाता है, ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपतन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं, पूरे समझा दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, और आपको कैसी वीडियो लग रही है, आगे वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं, किस पॉइंट पर बनाएं, किस टॉपिक पर बनाएं, आप सजेस्ट करें प्लीज़। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने लोगों में इसको शेयर करें। और आपने अगर वीडियो नहीं देखी हो पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट, तो आप उसको पार्ट को भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।